Alright. So first topic था climate change. Okay, global climate scenario. So IPCC का जो सिक्स्थ रिपोर्ट है वो अभी रिसेंटली आया है. ठीक है. तो रिपोर्ट का टाइटल क्या था, कोई बता सकता है? What was the title of that report? फिजिकल साइंस बेसिस. राइट. तो ठीक है, मैं इससे पहले 5 रिपोर्ट आई है. जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो कब आया था? टाइम लाइन बता सकते हो उसका? लास्ट रिपोर्ट कब था? 1000 13. मतलब 30. हाँ, 2013 था जो 2013. लास्ट. हाँ, 13 था. ये देख लो, यहाँ पे लिखा है AR6 will be an update of AR5 released in 2013. ठीक है. तो ये था. उसके बाद एंड सारे एग्रीमेंट हुआ है हाँ, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट. उसी राइट. रिपोर्ट बेसिस को. राइट. तो ये IPCC का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में बता सकते हो? IPCC कैसे फॉर्म हुआ था? तो इसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन थी ना, WMO एंड UNEP ने मिलके बनाया था. करेक्ट. राइट. तो WMO था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था UNEP. तो इन दोनों ने मिलकर ये फाउंडेशन किया था IPCC का. ठीक है. 1998 में ये बना था. तो हो सकता है कभी क्रोनोलॉजी पूछ ले तो इस सेंस में ईयर एटलीस्ट ये याद रख लेना. ठीक है. यानी UNFCCC इन सब से पहले ही बन गया था. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करना अबाउट क्लाइमेट चेंज. ठीक है. एंड उसके अकॉर्डिंग हेल्प करना बाकी कंट्रीज को कि वो अपना पॉलिसी डिवाइस कर सके. हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलता है देखने को. मेंबरशिप 195 कंट्रीज है और इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है. सो इसको जो नोबेल पीस प्राइज था वो भी मिला हुआ है IPCC को. तो in 2007 IPCC and the then US Vice President Al Gore, ठीक है, उनको जॉइंट नोबेल प्राइज मिला था फॉर देयर एफर्ट्स इन बेसिकली डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो IPCC जो है ये अपना पूरा रिसर्च वर्क खुद करता है. ट्रू होगा फॉल्स? फॉल्स है. तो क्या करता है IPCC? जो दूसरी साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं उनमें असेसमेंट देता है उसका बस. करेक्ट. तो एक असेसमेंट करता है, ऐसा खुद से कोई रिसर्च नहीं कर रहा होता है. तो ये चीज याद रखना है. ठीक है. तो ये था इसके बारे में. और किसी को कोई क्वेश्चन ऐड ऑन करना है इसके अंदर? जैसे ये IPCC क्लाइमेट चेंज के लिए एक बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म, तो उसका कोई नेम बताएगा? UNCBD है क्या? CBD. नहीं, कोई और ट्राई करना चाहेगा? मतलब सेम ही रिपोर्ट ही वो रिलीज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन इसी पैटर्न पे फॉर बायोडाइवर्सिटी. तो वो है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब IPBES. तो मतलब इसको बोलते हैं IPCC फॉर बायोडाइवर्सिटी. आई थिंक ये शायद रिसेंट हमने कोई PYQ या शायद टेस्ट सीरीज करा था उसमें आया था. ये शायद विजन में था क्या? मुझे नहीं पता सर, बट मैंने ऐसे ही पूछा. मतलब पता होना चाहिए लाइक क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सी रिपोर्ट होती है, सेम उसी पैटर्न पे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी होता है. राइट. तो याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था IPBES. ठीक है. राइट. सो जैसे अगर मैं बात करूं कि पूरा के पूरे रिपोर्ट में यही बोला जा रहा है कि हाँ, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल. तो यूजुअली 1750s का जो ईयर है उस 1850s का जो टाइमलाइन है उससे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का पीरियड था. ठीक है. तो उसके बाद से टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह रिट्रीट कर रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है एंड ड्रॉप हो रहा है ऑक्सीजन लेवल में.
ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल में ड्रॉप होता है, तो उस स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ओशन के अंदर, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। तो कोई वो टर्म बता सकता है क्या? डीऑक्सीजनेशन है क्या? डीऑक्सीजनेशन तो मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गया, वो प्रोसेस हो गया, लेकिन जहां से निकला हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक कंडीशन। हाँ मतलब वो भी कंडीशन हो गया। मतलब एक लेमैन वर्ड होता है डेड जोन, बोलते हैं हम लोग, डेड जोन। ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो डेड जोन है, या ये डेड जोन का जो एरिया वो बढ़ रहा है। ठीक है। बाकी वो जो आपने बोला वो भी चीज ठीक है, हाइपोक्सिक बोलो या डीऑक्सीजनेटेड जोन बोलो, तो वो चीज है। बट ये डेड जोन करके हम लोग रेफर करते हैं। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, और डिक्रीज इन नॉर्थ हेमिस्फेयर स्प्रिंग स्नो कवर। तो ये चीज बताना कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एंटार्क्टिक का जो आइस कैप है, इट हैज डिक्रीज्ड मोर फास्टर देन आर्टिक। तो ये बोलना ट्रू रहेगा क्या? फॉल्स। तो ट्रू जो है वो इसका रिवर्स होगा, राइट? रीजन ये रहेगा ना कि जो अंटार्कटिक है वो उसके नीचे पहले एक लैंड एरिया है, मतलब बेस जो है, बट आर्टिक साइड में पूरा सी है, तो वो जल्दी मेल्ट होगा ना अगर जो ओशन वार्म होगा तो। राइट। इसका एक रीजन ये भी दे सकते हैं कि जो अंटार्कटिक वाला एरिया है वो जो ह्यूमन सेटलमेंट से थोड़ा सा दूर पड़ता है, और आर्कटिक सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट के पास पड़ता है, तो एंथ्रोपोजेनिक रीजन वजह से भी वहाँ कम पोल्यूशन वगैरह होगा। राइट। तो मतलब मल्टीपल रीजंस है, बट हमारे लिए एक्चुअली ये याद रख सकते हैं कि आर्टिक जो है वो बहुत फास्टर श्रिंक हो रहा है एज कम्पेयर टू एंटार्क्टिक। सो ये था। इसके अलावा रिपोर्ट में और भी चीजें दी गई थी कि कंसेंट्रेशन जो है वो CO2 का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समर में आर्टिक जो है उसका स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जा रहा है एरिया जो है। ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया, रेडिएटिव फोर्सिंग। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग? एनीवन? ठीक है। तो रेडिएटिव फोर्सिंग क्या था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, या एनर्जी फ्लक्स यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेयर से अर्थ जो है वो ले सकता है, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे सन से इंसुलेशन आया था, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर जैसे वो इंसुलेशन बंद होगा, मतलब सन की तरफ से आने वाला जो हीट बंद होगा एट नाइट, तो फिर वो रेडिएट करने लगेगा। ठीक है। तो एक अर्थ की कैपेसिटी है कि वो जितना अंदर ले सकता है एनर्जी, उतना ही वापस छोड़ देगा। ठीक है। लेकिन अगर हम एक उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको हीट कर दें, मतलब कि इतना ज्यादा हीट कर दें कि वो उतना अमाउंट की हीट रेडिएट ही नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये रेडिएटिव फोर्सिंग है। तो पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब हम अर्थ के अंदर इतना इनकमिंग एनर्जी डाल रहे हैं सनलाइट के थ्रू कि वो उतना वापस रेडिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो जो हम ज्योग्राफी में हीट बजट पढ़ते हैं कि जितना अर्थ ने इनटेक किया है हीट का, उतना ही वापस भी वो एक्सपेंड कर देता है या रिलीज कर देता है, तो वो नहीं कर पा रहा। तो ये पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होती है। ठीक है। सो ये भी एक इश्यू है कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और ओशन वार्मिंग की वजह से एक ये पॉजिटिव साइकिल चल रही है, मतलब कि री हो रहा है कि पूरा का पूरा। तो ओशन वार्मिंग हो रहा है तो उससे डेड जोन बन रहे हैं, डेड जोन बन रहे हैं तो ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। तो ये एक पूरी एक री चल रहा है। ठीक है। ये विशियस साइकिल का। तो वो चीज देख लेना, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, 50% ऑफ सी लेवल राइज हो गया। ठीक है। इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी थी विच इज एस्टिमेटेड टू बी 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो इंक्रीज हो रहा है, ये जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर था ये भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो ये था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना है अब तक जो पड़ा है उसके अंदर? ठीक है। तो ये देख लेना, बाकी जनरल से पॉइंट है कि क्या क्या होता है उसकी वजह से। तो मैनी चेंजेस ड्यू टू पास्ट एंड फ्यूचर ग्रीन हाउस गैसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है। स्पेशली इन ओशन आइस शीट ग्लोबल सी लेवल, तो इनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट ड्राइवर्स है, ठीक है,
वो मतलब 2 डिग्री जो सेल्सियस है उससे ज्यादा का टेम्परेचर है इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज है। एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर्स क्या होता है? दीज आर फिजिकल क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है, दैट अफेक्ट एन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी और इकोसिस्टम। तो ये चीज रिमेंबर कर सकते हो, ये टर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑलराइट, इंडिया के लिए स्पेसिफिक फाइंडिंग बोलो तो हीट वेव जो है वो या ह्यूमिड हीट स्ट्रेस जो है वो और इंटेंस हो रहा है, ठीक है। तो कोई बता सकते हैं हीट वेव की कंडीशन हम कब बोलते हैं कि अब हीट वेव आ गया है? आई थिंक नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस अबव हो जाता है टेम्परेचर। मोर वो देन अलग अलग 45 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या? सॉरी मतलब सॉरी। अलग अलग, हाँ अलग अलग जो क्राइटेरिया उसके अलग अलग लेवल है, ठीक है। तो जस्ट सेकंड में आई गेस दृष्टि में अच्छा दे होगा ये चीज, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया देख लो इसके लिए। सो अगर हीट वेव प्लेन के ऊपर बात करें हम लोग, तो अगर 40 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर एंड 30 डिग्री सेल्सियस से हिली रीजन में ऊपर है, तो इट इज कंसिडर कि अब ये कंडीशन हीट वेव की हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, then an increase of 5 degrees Celsius, 5 to 6 degrees Celsius from the normal is the condition of heat wave, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है तो हम कंसीडर करते हैं, अगर 40 डिग्री के आसपास रहता है एवरेज टेम्परेचर, जैसे इंडिया में अगर बात करें तो एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो वहां पे अगर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा तो हीट वेव की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री, मतलब वही वाला पॉइंट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, तो वो होता है additionally if actual temperature remains at 45 डिग्री और मोर irrespective of the temperature a heat wave is declared, ठीक है। यानी किसी एरिया का अगर 45 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नॉर्मली रहता है तो उसको भी हम लोग हीट वेव कैटेगरी में डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, ये आइडिया रहता है, हीट वेव पूछ सकता है, ठीक है। तो इंडिया में कुछ लोकल विंड्स भी होती है हीट वेव से रिलेटेड, तो उनके नाम बता सकते हो क्या? एक वही पता है बस। क्या लू पता है? लू होती है एक तो। लू होती है, काल बैसाखी होती है, असम साइड में बारदोली चीरा बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये कुछ विंड्स होते हैं जो ये हीट वेव्स को और प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया में हीट वेव ह्यूमिड कंडीशन बढ़ेगा, एनुअल समर जो मानसून प्रेसिपिटेशन है वो इंक्रीज करेगा, प्लस वेरिएबिलिटी के साथ इंक्रीज करेगा। मतलब कोई जो एक पहले एनालिसिस रहता, प्रिडिक्शन रहता था कि हाँ इस इतना मानसून आएगा, इस टाइम पे आएगा, तो वो प्रिडिक्शन कर पाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमारा जो पूरा फूड फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर काफी हद तक रेन फेड है, ठीक है। ऑल्दो इरिगेशन तो हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, बट रेन फेड भी काफी हद तक है, which means it is dependent on rain. So next, increase in precipitation, तो precipitation होगा तो उससे फ्लडिंग का भी सिचुएशन होगा, और ये अनइवननेस या वेरिएबिलिटी की वजह से ड्राई सीजन भी बहुत एक्सट्रीम होंगे, जिसकी वजह से फायर जो है, फॉरेस्ट फायर, ये सब भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज है। Next, covered areas and snow volumes will decrease in the region of Hindu Kush Himalayas. Snow line elevations will rise and glacier volumes are likely to decline. तो ये हो भी रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जो आइस कैप थी वो अब और ऊपर ऊपर जाती जा रही है, मतलब एल्टीट्यूड है उनका वो और ऊपर जाता जा रहा है। तो उससे रिलेटेड कई स्पीशीज हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हिमालयन ब्राउन बियर, तो अब वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि जिस टाइप का क्लाइमेट में वो रहा करता था वो अब रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। सो वो एक इशू है। एंड इसके अलावा रीजनल मीन सी लेवल कंटिन्यूज टू राइज, which contribute to frequent coastal flooding and higher extreme total weather, total water level, ठीक है, and coastal erosion around sandy beaches. तो ये इंडिया के लिए कुछ रिकमेंडेशन थी आईपीसीसी की, AR6 जो रिपोर्ट थी उसकी, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? ऑलराइट, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एमिशन गैप रिपोर्ट। तो कौन निकालता है ये वाला रिपोर्ट? यूएनईपी। करेक्ट, तो यूएनईपी निकालता है ये वाला रिपोर्ट।
ये याद रखना है, एमिशन गैप रिपोर्ट। एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस रिपोर्ट का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट? टारगेट एमिशंस और मतलब गैप कितना है। हाँ, मतलब जो हम पेरिस क्लाइमेट डील में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे रखें, और बट उसको एक्सटेंड करके हम एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज को अरेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो वो करने के लिए कितना हमें एफर्ट देना पड़ेगा, उसको ये एनालाइज करता है विद व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। ठीक है, तो हमारा जो सेट गोल है, जितना हमें करना चाहिए एमिशन एंड जितना हम कर रहे हैं, तो वो एमिशन गैप रिपोर्ट बताता है। ठीक है, तो ये भी अगेन एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। सो दिस रिपोर्ट इज एन एनुअल सीरीज। ठीक है, जो कि वही डिफरेंस बताता है कि कितना प्रिडिक्टेड है टू बी इन 2030 एंड वेयर दे शुड बी, सो एज टू अवॉइड अ वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो की हाइलाइट्स क्या थे? लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है जो न्यू और अपडेटेड एनडीसीज है और अनाउंस किया जाए 2030 के लिए, उनका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है। तो उससे जो हम 2030 तक जो एमिशन है उसको सिर्फ 7.5% तक रोक पाएंगे। ठीक है, विच वुड रिजल्ट इन वार्मिंग ऑफ 2.7 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे टारगेट से काफी हायर है। ठीक है, सो वो चीज है। फिर एमिशन रिडक्शन नीडेड, तो कितना हमें रिडक्शन करना पड़ेगा? एटलीस्ट 30% कट करना पड़ेगा अगर हमें टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। एंड 55 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री परसेंट जो है वो कम करना पड़ेगा इफ यू वांट टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत एक्सट्रीम कट करने पड़ेंगे हमारे को हमारे एमिशन टारगेट्स में। इसके अलावा करंट जो नेट जीरो टारगेट है कुड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू अराउंड 2.2 डिग्री सेल्सियस बाय द सेंचुरीज एंड। तो इंडिया ने जैसे अभी जो पंचामृत इंडिया ने वो जो गोल बताया था अपना इन COP26, तो उसमें ये चीज बोला था हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वो नेट जीरो का एक टारगेट है। ठीक है, तो वो नेट जीरो के टारगेट्स अगर अचीव हो पाते हैं टाइम पर, तो 2.2 डिग्री सेल्सियस से हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज रोक देंगे। ठीक है, तो ये चीज था। एक मिनट इसके अलावा यहाँ पे MOFCC has reiterated the target of 2070 net zero. मतलब MOFCC says it's possible. आई गेस यस, बोलना ही चाहिए, मोदी जी ने बोल दिया तो। हाँ, लेकिन क्या है ना, इससे पहले MOFCC ने बोला 2070 तक थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हमने ग्लासगो में फिर भी बोला है कि 2070 तक, मतलब ये थोड़ा स्टेटमेंट मैंने अच्छे से फ्रेम नहीं किया, बट देन या इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, फिर भी हमने टारगेट हाई रखा है। ठीक है, so reduction of methane emission from fossil fuel waste agriculture could help close the emission gap and reduce the warming in short term. ठीक है, तो मीथेन एक शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग गैस है। टिल 12 से लेकर 20 ईयर्स तक का लाइफ लाइन होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा होता है। ठीक है, सो अगर इन सबको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, इसके एमिशन को रिड्यूस कर देता है, तो श्योरली वी कैन रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग इन शॉर्ट टर्म। एंड पेंडेमिक वगैरह से जो ड्रॉप हुआ था एमिशन का, तो उसके बारे में भी बताया, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंगली उतना ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला इन 2021। ठीक है, सो ये था एमिशन गैप रिपोर्ट बाय UNEP। टारगेट्स हमारे कम है, एटलीस्ट 30% कट चाहिए टू इफ यू वांट टू मीट द टारगेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, एंड एटलीस्ट 55% कट चाहिए एमिशन एमिशंस के अंदर इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ लिमिटिंग द टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये था आउटकम इस रिपोर्ट का। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है। ठीक है, तो अगेन ये वाली जो रिपोर्ट है ये भी UNEP ही निकालता है, और इस रिपोर्ट में जो नेशनल और जो ग्लोबल प्रोग्रेस है एडेप्टेशन पे, ठीक है, सो उसके ऊपर ये एनालिसिस रहता है। सो 3 सेंट्रल एलिमेंट्स होते हैं: प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी? जो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन है इज increasingly becoming part of the policy making. Okay, so around 79 countries have adopted at least one national level adaptation planning instrument. ठीक है,
और इसके लिए करस्पॉन्डिंग अडेप्टेशन फंड और फाइनेंसिंग नीड जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आर 5 to 10 times ग्रेटर देन द करंट फाइनेंस फ्लोज। ठीक है, तो जो एक्चुअल पैसा चाहिए और जो पैसा मिल रहा है उसके बीच में कम से कम 5-10 गुना का डिफरेंस है। एंड अडेप्टेशन फाइनेंस गैप इज लार्जर देन इंडिकेटेड इन 2020 एंड इट्स वाइडनिंग। ठीक है, सो कोविड-19 की वजह से जो रिकवरी स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए थे वो जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उनमें प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक कंसर्न का पॉइंट है। इसके अलावा कुछ रिलेटेड टर्म देख लो, तो एक फर्स्ट मूवर कोलिएशन है। तो ये एक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया विद यूएस एंड अदर ग्लोबल बिजनेसेस। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने सप्लाई चेन में जो कार्बन फुटप्रिंट था, मतलब जो कार्बन एमिट कर रहे थे उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, by investing in green technology so that they are able for massive scale up by 2030 to enable net zero emissions by 2050। तो अब कई कंपनीज देखा होगा, जैसे आई थिंक रिसेंटली इन्फोसिस हो गया, माइंडट्री हो गया, अडानी हो गए, तो ये लोगों ने भी अपने टारगेट दिए हैं कि हम इस सर्टेन ईयर तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसी डायरेक्शन में ये एक मूव होगा। ठीक है, सो ये टर्म देख लो, अडेप्टेशन क्या होता है। तो adaptation क्या होता है, it's basically steps taken by certain countries so as to reduce their vulnerability to climate change। ठीक है, तो adaptation हो गया। और adaptation में गैप क्या है कि जो implement करने चाहिए थे गोल्स और जो अचीव करें उनके बीच में जो गैप है उसको कहते हैं। कोई कुछ ऐड करना है किसी को? मिस पुष्पा भारती, आई गेस आपका माइक ऑन है। माइक ऑफ करो, आई गेस नॉइज आ रहा है यार उसमें से उसमें। ऑलराइट, थैंक्स। ओके, तो अडेप्टेशन कॉस्ट, तो वो सब प्रिपेयरिंग प्लानिंग जितने भी स्टेप्स होंगे उसके अंदर उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ ट्रांजैक्शन लगेगा, तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगा वो अडेप्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो ये था। यूएनईपी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई बता सकता है फॉर्मेशन कब हुआ था यूएनईपी का? 1972। 72 में स्टॉकहोम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई कन्वेंशन थी। के बाद। ठीक है, तो किसी ने कन्वेंशन बोला है, तो क्या कन्वेंशन बोलना सही है? नहीं, कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, मे बी कन्वेंशन तो 2002 में वो पीओपी के लिए था ना। करेक्ट, तो ये दो वर्ड ना बहुत चेंज कर दो, मतलब कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लेकिन इन दो वर्ड से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कन्वेंशन है, हम पीओपीपी की बात कर रहे हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, डर्टी डजन्स और वो इन सब की बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत लेट 2002 के आसपास समथिंग आया है वो। और हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो हम बात करें 1972 का कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जहां से यूएनएप की स्थापना होती है। ठीक है, सो वो चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। सो ये जो 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है उसकी तरफ भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनेप ये काम कर रहा है। ठीक है, और एम पता ही है, जितने भी एनवायरमेंटल एजेंडाज हैं उनके अंदर एक कोहेरेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करे जिसके अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखें, जिससे कि डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंट भी हेल्दी रहे। तो ये कुछ चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन में से है जहां जिनका हेडक्वार्टर जो है डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में कह सकते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर है। ठीक है, मेंबरशिप 193 कंट्रीज की है और इंडिया भी इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। ठीक है, बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन की बात करें तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और जो 95% जो कंट्रीब्यूशन आता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है, लोग इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, सो ये देख लेना। साइट्स आता है 1973 में। नेक्स्ट आता है सीएमएस इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज या बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए बॉर्न कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में बॉर्न? जर्मनी। करेक्ट, तो बॉर्न ये वाला आया था 1979 में। फिर आता वियना कन्वेंशन 1985 में। वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन से रिलेटेड है। फिर आता बेसल कन्वेंशन, तो बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस केमिकल।
तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं, बेसल हो गया, रॉटरडैम हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, तो 3 सिस्टर्स बोलते सकते हैं, बट रोल इन सबका अलग अलग है, ठीक है। बेसल में हम सिर्फ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट जो है उसको स्टॉप करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना जो हजार्डियस वेस्ट है वो लीज डेवलपिंग कंट्रीज में जाके डंप ना करे, ठीक है। फिर फर्दर 1992 में सीबीडी आता है, तो सीबीडी के साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन आता है, यूएनएफ ट्रिपल सी आता है, यूएन सीसीडी आता है, ठीक है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला, तो वो भी आता है। फिर आता है रॉटरडैम। रॉटरडैम में क्या प्रायर कंसेंट चाहिए फॉर मूवमेंट ऑफ सर्टेन हैजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे आप मूव कर सकते हो, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट जहाँ पे आप ये डंप करने वाले हो या को वहां पे रखने वाले हो, तो उससे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट 7th इज स्टॉकहोम कन्वेंशन विच इज ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो अभी हमने ये डिस्कस किया। एंड लास्ट में मीनामाटा कन्वेंशन, तो मीनामाटा जो था मरकरी से हो रहा था, जापान में ये शुरू हुआ था एंड वहीं से ये नाम मीनामाटा आया था, ठीक है। सो मेजर रिपोर्ट्स और क्या निकालता है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट है वो निकालता है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट निकालता है, ट्रिपल इमरजेंसी एंड पॉलिसी इमिशन एंड कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, तो ये मेजर रिपोर्ट्स है जो निकालता है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये था यूनेप के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है यूनेप में? आई थिंक जो ये पूरी टाइमलाइन दी थी ये उसके सेक्रेटरीट ये होल्ड करता है यूएनएफ, उसके लिए था ये। राइट, तो इसके ये जितने भी हमने पढ़े ना इन सब की शायद सेक्रेटेरिएट जो है वो यूनेप के अंदर ही है, राइट, तो ये चीज भी याद रख सकते हैं हम लोग। और जो बेसल और रोटरडैम है ना, इनके ईयर लर्न करना मतलब इस वे में लर्न कर सकते हैं। 89 है, देन उसका रिवर्स करोगे तो 98 हो जाता है। 98 हो जाता है, हाँ, तो उससे रॉटरडैम आ जाएगा, राइट। मतलब एक याद कर लो, दूसरा उसका रिवर्स में याद हो जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। साइट्स के ये सारे सेक्रेटेरिएट्स जो हैं, साइट हो गया, सीएमएस हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, बेसल हो गया, सीबीडी हो गया, रॉटरडैम हो गया, स्टॉकहोम हो गया और मीनामाटा, तो ये सारी एंटिटीज के सेक्रेटेरिएट भी यूनेप के अंडर ही है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ये निकालता कौन है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? WMO। करेक्ट, तो WMO ये जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है ये निकालता है, ठीक है। और WMO के बारे में बता सकते हो क्या, वो ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये देख लेना, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है which came into existence with the ratification of WMO convention in 1950, ठीक है। इससे पहले ये इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करके एक चल रहा था, ठीक है। अभी IMO नाम से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करें एंड उससे रिलेटेड जो इंटरैक्शन है लैंड, ओशन, वेदर, क्लाइमेट, उन सबको भी स्टडी करना है। तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। और मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, तो ये याद रख सकते हैं हम लोग। तो ये था WMO के बारे में। तो ये रिपोर्ट है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, तो ये WMO ने निकाला है एंड इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कंसेंट्रेशन है CO2 का वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से इट्स हैज इंक्रीज अप टू 149%, ठीक है। तो वैसे फिगर इतना याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि हाँ बड़ा ही है ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 262% बढ़ा, मतलब एज कम्पेयर टू CO2 जो मीथेन का जो कंसेंट्रेशन है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है। एंड फिर है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो क्या वो ग्लोबल वार्मिंग गैस होगा? ना नहीं, NO2। प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। लेकिन अगर उसको
क्लासिफाई करना चाहूँ कि वो वार्मिंग करता है तो सही रहेगा क्या? मतलब पॉल्यूशन तो क्रिएट करता ही है, लेकिन क्या वो ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है क्या? कर सकता है ना। नहीं, गलत। वो कूलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO, ये दोनों कूलिंग एजेंट होते हैं। वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाते हैं, वो उसका उल्टा करते हैं, लेकिन होते दोनों पॉल्यूटेंट है, तो इंसानों के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होते हैं ना। आई एम नॉट श्योर फायर एक्सटिंग्विशर का, तो क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, और दूसरा वो थोड़ा पॉल्यूटेंट है, उसको ऐसा कुछ केमिकल हम लोग यूज करें जो इंसानों को ही नुकसान दे, तो आई थिंक डजंट मेक सेंस। दोनों में नाइट्रस ऑक्साइड में या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में विच वन कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन डिप्लीशन, मतलब एटलीस्ट इंटरमीडिएट एक्चुअली बोथ NO एंड NO2, तो दोनों कूलिंग एजेंट है एंड दोनों ऑक्सीजन का डिप्लीशन करते हैं, ओजोन का डिप्लीशन करते हैं, ओजोन, ठीक है। हाँ राइट। प्लस ये VOC को भी बनाते हैं, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से इनफैक्ट फोटोकेमिकल NO2 जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो हम हाँ, मतलब वही फोटोकेमिकल स्मोक पढ़ते हैं। राइट। ओके, तो ये था। नेक्स्ट, रेडिएटिव फोर्सिंग वाला टर्म अगेन यूज किया है, तो ये याद रखना रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है। सो 1990 से लेकर 2020 तक रेडिएटिव फोर्सिंग की वजह से जो वार्मिंग है वो इंक्रीज हुआ, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय द लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस गैसेज, जो 47% से इंक्रीज कर गया, ठीक है, with 80% of this increase. Plus, the number are based on monitoring by WMO's Global Atmosphere Watch Network. तो ये था इसके अंदर जानने लायक। फिर कुछ और ऐड करना? यहाँ पे एक चीज मेंशन है ना, इसके मेंबर्स 193 दिए हुए हैं, तो एक स्टेटमेंट है, ऑल UN मेंबर्स आर WMO मेंबर्स, ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स ना, इस फॉल्स है ना। 195 UN मेंबर्स। तो ये थोड़ा याद रखना, मतलब ऐसे ही सिर्फ एक या शायद मिनामाटा है जिसमें फुल मेंबरशिप है। राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। तो ये जो और असेसमेंट, इसमें जो WMO था, इसने मतलब अभी इतना रिसेंट नहीं है बट एक हाई माउंटेन समिट भी ऑर्गेनाइज किया था, मतलब लास्ट ईयर की PT में था ये। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वाज ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, ठीक है। तो बेनिफिट्स, ये जो रिपोर्ट का थीम क्या था, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन। तो काफी सारी रिपोर्ट्स में ये फोकस किया गया है कि हम मीथेन को रिड्यूस करें। तो मीथेन को रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कई गुना ज्यादा है, बट ये एक शॉर्ट लिव कंपोनेंट है ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का। तो उसको अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें या इसको रिड्यूस कर दें तो काफी हद तक जो वार्मिंग हो रही है उसको काबू कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज पब्लिश्ड बाय यूनेप इन एसोसिएशन विद क्लीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ठीक है। तो जितनी बार हमने पढ़ा है कोलिशन मतलब अलायंसेज होती हैं, तो इसके अंदर प्राइवेट बॉडीज भी होती है, ठीक है। लेकिन ये देख लेना, ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन जो था, ये गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, कनाडा, गाना, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट अलॉन्ग विद यूनेप, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी, सो एज टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स टू एलिमिनेट या रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। सो इसका जो सेक्रेटेरिएट है इस कोलिशन का इज होस्टेड बाय यूनेप, ठीक है। तो एक और एडिशन कर सकते हैं हम अभी तक जो हमने सेक्रेटेरिएट पढ़े थे, जो 5-6 ऑर्गेनाइजेशन टाइमलाइन में पढ़े थे ना, तो उसके अलावा इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोलिशन फॉर क्लीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें एंड जो शॉर्ट टर्म जो पोल्यूटेंट है क्लाइमेट को लेके उनको रिड्यूस करें। मेंबरशिप जो है वॉलेंट्री है, तो कोलिशन में मोस्टली गवर्नमेंट, प्राइवेट बॉडीज, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम चीज देखने को मिलती है,
गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और सिविल सोसाइटी भी इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और इंडिया इज अ स्टेट पार्टनर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो फाइंडिंग क्या थी इस रिपोर्ट की? तो इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें मीथेन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। ऊपर हमने देखा ऑलमोस्ट 262% हो गया, विच इज मोर देन व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज इन दैट लेवल, ठीक है। So, so second only to carbon dioxide in driving climate change. So methane in the atmosphere reaches a record level last year. Even the CO2 levels dropped during the pandemic. ठीक है, तो CO2 की जरूर पेंडेमिक के दौरान लेवल कम हुआ था, बट मीथेन का लेवल फिर भी इंक्रीज करा था। सो रिड्यूसिंग एंथ्रोपोजेनिक एमिशन, सो रिडक्शन अगर हम लोग कर दें एंथ्रोपोजेनिक एमिशन का बाय 45% would prevent a rise in global warming up to 0.3 डिग्री सेल्सियस बाय 2045, ठीक है। तो एक इतना हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्क हम कर सकते हैं अगर हम 45% रिड्यूस कर दें मीथेन के एमिशन को, ठीक है। इसके अलावा वेरिंग मिटिगेशन पोटेंशियल है, हर कंट्री हर रीजन का अपने हिसाब से। जैसे चाइना का मिटिगेशन पोटेंशियल वाज बेस्ट इन कोल प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक, इंडिया इज इन वेस्ट सेक्टर, ठीक है। सो अगर इन सेक्टर्स में हम लोग काम करें तो ज्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर लो कॉस्ट मीथेन कट्स, ठीक है। तो उनके पास सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा। ये ग्राफ देख लो, ये ग्लोबल मीन मीथेन अमाउंट है पार्ट्स पर बिलियन, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करा है, ठीक है। अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करेंगे तो। सो नेक्स्ट, बिहेवियरल चेंज कि क्या कर सकते हैं हम लोग तो एज टू रिड्यूस मीथेन एमिशन। तो फर्स्ट था बिहेवियरल चेंज, रिड्यूस करो फूड वेस्टेज को, इम्प्रूव करो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट को, ठीक है। तो कोई लिंक बता सकता है कि लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करने से मीथेन कम हो जाएगा? ये मैंने कहीं सुना है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, but livestock, when they feed on grass and all, they release methane. आई थिंक जब वो च्यू करते हैं ना तो उनका वहाँ पे रिलीज होता है ये सब मीथेन। इसलिए वो एक डेवलप भी किया था ना मीथेन, वो फीड का कुछ उन्होंने कि उससे ना रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो कुछ नाम था उसका, शायद इकोनॉमी वाली पीटी में था। हरितधारा। हाँ, हरितधारा। उससे वो मीथेन एमिशंस कम हो जाएंगे, वो चारा ही मतलब ऐसा है। हाँ, तो एक फैक्टर ये भी होता है कि उनके अंदर ना कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको बोलते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। तो ये मिथेनोजेंस जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं, उनके गट्स के अंदर रहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे वो चारा वगैरह खाते हैं ना और उनके पेट में डिजेशन होने आता है, तो वो मिथेनोजेंस जो है उसमें से वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली मिथेनोजेंस जो राइस कल्टिवेशन होती है वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से ये मीथेन का एमिशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखने को मिलता है कि वो जो बोलते हैं कि लाइफ स्टॉक के मैनेजमेंट से अगर आप सही तरीके से लाइफ स्टॉक मैनेजमेमेंट करोगे तो आप रिड्यूस कर सकते हो मीथेन एमिशन, ठीक है। तो वो चीज है कि उनको चारा सही खिला रहे हो, उस चारे का जो मतलब काउडंग वगैरह निकल रहा है उसको साइड से यूटिलाइज करो, जैसे उसका बायोगैस प्लांट बना दोगे, ठीक है। आप वो सारी एनर्जी कैप्चर कर लोगे एंड उसको इफेक्टिव यूज में ले सकते हो। उससे आप फिर जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, जो वुड बर्निंग करते हैं विलेजेस में, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अडॉप्शन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से रीजन क्या है कि अगर आप वेजिटेरियन, हमने लिंडमैन लॉ पढ़ा है ना कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी जाती है। यानी लेट्स से 1 किलो चावल था और उसके करस्पॉन्डिंग 1 किलो चिकन था, तो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो कई गुना ज्यादा है इन केस ऑफ चिकन, ठीक है। वो 1 किलो चावल पूरे अपने लाइफ टाइम में खाएगा तब जाके वो 1 किलो का होगा वो मुर्गा, ठीक है। सो उस सेंस में वेजिटेरियन डाइट जो है ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। सो वेजिटेरियन विद लो मीट कंटेंट एंड डेयरी कंटेंट, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना कर देगा जिससे कि हम लोग मीथेन का जो एमिशन है वो चेंज कर सकते, कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर मेजर्स क्या है? इसी पे बेस्ड ना यूपीएससी का एक पीवाईक्यू स्टेटमेंट भी है कि प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म इज इको फ्रेंडली, तो ये पूछा हुआ यूपीएससी में। राइट, तो ये वाला चीज भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट,
अदर और मेजर्स एक और है सर, एक क्वेश्चन था, ये जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है इंडिया का, वो सबसे हाईएस्ट है क्या वर्ल्ड में? यस हाईएस्ट है। हाँ शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल से हाईएस्ट है इंडिया का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो आता है सबसे मेन, तो ये देख लेना अदर मेजर्स क्या, ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो अभी रिसेंटली देखा ही होगा, वीडियो वायरल हो रहा था, दिल्ली में एक कचरे का पहाड़ था, उसमें आग लग रही थी। तो ऐसा लग रहा था फॉरेस्ट फायर है, लेकिन वो एक्चुअली हो क्या रहा था, उस कूड़े के ढेर में से बहुत सारी ऐसी कंबस्टेबल गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तो मीथेन और ये सब गैसेस क्यों प्रोड्यूस होती हैं, जब वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होने लगता है, तो वो फिर प्रोड्यूस करता है मीथेन और इस टाइप की गैसेस, ठीक है। सो उसका डिस्पोजेबल होना सही तरीके से जरूरी है, अदरवाइज वो अगर ऐसे ही खुले में सड़ता रहा बिना ट्रीटमेंट के, तो फिर वो मीथेन जो लेवल है वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ग्लोबल टैक्स ऑन मीथेन एमिशन, ठीक है, ऐसा कुछ ला सकते हैं, तो ओवरऑल मीथेन पे हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। तो हमने कई बार ये डिस्कस कर लिया अब तक डिस्कशंस में कि दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव और ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो प्लेज जो था वो COP26 में आया था और इंडिया उसका पार्ट नहीं था, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर ये बात करी गई थी कि हमें अपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है, सब्सिडीज कम करनी है, तो इंडिया ने मना कर दिया था उस सेंस में, ठीक है। लेकिन ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है, उसका इंडिया पार्ट है। इंडिया हैज रिसेंटली को चेयर्ड द GMI स्टीयरिंग लीडरशिप, ठीक है, जो कि एक वॉलंटरी है, गवर्नमेंट और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पार्टनरशिप है, सो एज टू रिड्यूस रिडक्शन, सो एज टू अचीव रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन, ठीक है। तो ये इसमें 2000 हाँ गो बोलो बोलो। एक स्टेटमेंट बोलूंगी। ग्लोबल मीथेन प्लेज में चाइना, यूएस, EU and Russia, they are supporting pledge, global methane pledge. ये true और फॉल्स, false? फॉल्स है। तो कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं? आई गेस चाइना नहीं है उसके अंदर, EU और शायद US का है इनिशिएटिव। करेक्ट करेक्ट। तो चाइना, रशिया, इंडिया के साथ साथ चाइना एंड रशिया डू नॉट सपोर्ट द प्लेज। राइट। सो मीथेन के बारे में कुछ फीचर्स देख लो। इट्स अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट विद एन एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ रफली अ डेकेड, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है, कहीं पे 20 भी लिखा है, कहीं पे 12 भी लिखा है, कहीं पे डिकेड भी लिखा है, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट ये माना अंडर 20 है, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ मीथेन की बात करें तो वेटलैंड्स, इनलैंड, जियोलॉजिकल ओशन, टर्माइट्स, वाइल्ड एनिमल्स, परमाफ्रॉस्ट, वेजिटेशन, ठीक है। सो परमाफ्रॉस्ट क्या है, परमाफ्रॉस्ट जो है जो फ्रीजेड जोन होता है, मतलब beneath the earth crust, crust तो नहीं, मतलब विद इन द अर्थ क्रस्ट या जो नॉर्मल टॉप सॉइल है उसके नीचे होता है परमाफ्रॉस्ट, तो फ्रोजन रहता है और उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अभी भी फ्रोजन स्टेट में है। तो जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर था वो एयर के प्रेजेंस में आएगा, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में आएगा, डिकम्पोज होने लगेगा, जिससे मीथेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेशन भी है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में बात करें तो फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट, इसकी वजह से मीथेन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है एटमॉस्फेयर में। सो मीथेन contributes to the formation of ground level ozone also, which is also a dangerous pollutant। तो ये भी चीज याद रख सकते हैं कि ओजोन से भी लिंकेज है। So ozone attributable to anthropogenic methane emission causes approximately 500,000 premature deaths per year globally and harms ecosystem and crops by suppressing growth and diminishing production, ठीक है। तो इतना हार्मफुल है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और मीथेन इज a short atmospheric lifetime, means taking action now can quickly reduce atmospheric concentration and help in rapid reduction in climate forcing। climate forcing वही radiative forcing वाला ही चीज है कि कोई एक जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा एक सिस्टम में कोई एक वेरिएबल जो चेंज हो रहा है वो पूरे के पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये रेडिएटिव जो फोर्सिंग है उसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स है। इसमें एक क्वेश्चन है, लाइक जो माइनिंग ऑपरेशन के टाइम जो माइन में ब्लास्ट होते हैं तो उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल होती है? आई थिंक मोस्टली मीथेन ही होती है।
तो मीथेन एंड ऑक्सीजन ये रेस्पॉन्सिबल होती है। राइट, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर की तरह काम करती है। तो हम पढ़ते हैं ना, जितने भी फॉसिल फ्यूल रॉकेट में यूज होता है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए या उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वैसे ही मीथेन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। केवल मीथेन होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो चीज है। राइट, तो शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स और भी होते हैं। ब्लैक कार्बन एक शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट है, मीथेन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है। तो ये सब शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, and are responsible up to 45% of global warming. So next, black carbon is the second largest contributor to warming the planet behind carbon dioxide. ठीक है, तो ये फैक्ट याद कर सकते हो। ब्लैक कार्बन जो है वो सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर CO2। एंड ब्लैक कार्बन निकलता कहाँ से? तो फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग होती है उससे ब्लैक कार्बन निकलता है, ठीक है। सो ये था अबाउट दिस टॉपिक, ग्लोबल मीथेन जो एक सर ग्लोबल मीथेन एसेसमेंट। एक स्टेटमेंट है, ब्लैक कार्बन इंक्रीज द एल्बिडो इफेक्ट ऑफ द स्नो। फॉल्स। अल्बिडो क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज अल्बिडो? reflectivity of a surface. राइट, करेक्ट। मतलब बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए डायरेक्टली कितना रिफ्लेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो सपोज ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर पे ये सनलाइट आई, टकरा के सीधी की सीधी रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एल्बिडो होगा इसका। एल्बिडो कितना हो सकता है? तो वो डिपेंड करता है कैसी सरफेस है। तो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी उतने ज्यादा एल्बिडो होगा। तो आइस कैप जो है हमारे, मोस्टली उनका हाई एल्बिडो होता है, जितनी एनर्जी आती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ब्लैक कार्बन पड़ने से उस सरफेस के ऊपर जो एल्बिडो है वो कम हो जाता है, ब्लैक कार्बन ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उससे मेल्टिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो ब्लैक कार्बन है वो उसका जो एक शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट है, 10-12 दिन रहता है एनवायरमेंट में, फिर खत्म हो जाता है, ठीक है, या किसी और चीज में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके याद रख सकते हैं। राइट, और कोई क्वेश्चन किसी का? ट्रू और फॉल्स बताना है। CO2 is a short-lived climate pollutant. फॉल्स है तो 200 ईयर के करीब होता है, 150 to 200। ओके, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंडिया इज ऑन कोर्स टू एक्सीड द पेरिस क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट। तो पहले आगे जाने से पहले ये बता दो क्या क्या कमिटमेंट थे इंडिया के इन पेरिस क्लाइमेट ई। NDC की बात कर रहे हो ना आप? करेक्ट, NDC की बात हो रही है। तो 3 थे वो, तो तीनों सामने लिखे हुए हैं सर। 40% मतलब हमें अपनी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से लेना है, मतलब देन 30 to 35% जो GDP की इमिशन इंटेंसिटी थी वो रिड्यूस करनी है 2005 लेवल 2030 तक। और एक और था कुछ, वो देख लो। कोई बताएगा लास्ट वाला कौन सा था? 1.5 से ये 3 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना है। करेक्ट। करेक्ट। तो 40% एनर्जी मिक्स, रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35%। तो कंफ्यूज हो जाता है कई बार, 32 बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं। तो ये याद रखना 33 से 35% है, और 2005 के लेवल से करना है हमें, और टारगेट ईयर इसका है 2030, ठीक है। और टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक बाय 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2, ठीक है। तो वो हम करेंगे कैसे? एडिशनल ट्री कवर या फॉरेस्ट उगाकर हम लोग सिक्वेस्टर करेंगे इतना, ठीक है। तो ये आइडिया था बेसिकली हमारा। तो COP26 में चेंज हुए हैं क्या? मतलब हैव बी मतलब हमने टारगेट्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इसके लिए टारगेट को एनहेंस किया, ठीक है। बाकी NDC अभी भी आई गेस ये इतना ही है। हाँ, इसमें जो NDC सबमिट एनर्जी, हाँ, न्यू एनर्जी NDC मिक्स सबमिट वाला जो, हाँ, जो एनर्जी मिक्स वाला जो था ना 40% क्यूमुलेटिव वाला, इसको हम एक्सीड कर गए हैं। तो एक्सीड करने का कारण क्या था? हमने जो स्मॉल और माइक्रो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे उनको भी रिन्यूएबल कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये टारगेट एक्सीड करने वाले हैं। तो कोई बता सकते हो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसका क्लासिफिकेशन कितना होगा? स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 25 मेगावाट से कम के होते हैं, लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट ना ये पहले से लेते थे। अभी क्या हुआ है कि लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट को भी ले लिया है रिन्यूएबल। आई थिंक लार्ज को नहीं लिया है इसमें।
एक नहीं बार नहीं, चेक ले लिया करेगा। है। स्मॉल तो पहले से था, लार्ज को ले लिया, पिछले साल ही लिया है। ठीक है, एक बार जहाँ पे भी आपने ये देखा ना, एक बार मेरे को शेयर कर देना एक बार ग्रुप में, क्योंकि मेरे ख्याल से तो शायद लार्ज, स्मॉल और माइक्रो ही था। ठीक है, देख लेंगे। नेक्स्ट, इंडिया के अचीवमेंट की बात कर रहे थे, तो अचीव द कोवेटेड माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमने टारगेट अचीव कर लिया। 30% है टोटल ऑफ टोटल इंडिया इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी इज बेस्ड ऑन क्लीन energy source. The fourth position in the world in terms of installed RE and fifth in solar. तो आज ही हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज डिस्कस हुई थी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो कितना है विंड हमारा पावर रैंक। था हाँ, जो तो हम विंड सर्च कर विंड पावर में क्या रैंक था? विंड पावर में क्या रैंक था? फोर्थ ही था। करेक्ट, फोर्थ था, एंड सोलर में फिफ्थ था। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं हम लोग। बाकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है वो हर साल वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो उतना नहीं है, रैंकिंग से थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद रखना। सो इंडिया हैज अचीव्ड एमिशन रिडक्शन ऑफ 28% ओवर 2005 लेवल अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 35। ठीक है, तो इसमें भी हमने अच्छा प्रोग्रेस कर लिया ये दूसरे वाले के अंदर भी। एंड ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, related news, only 110 countries that are party to the Paris Accord have submitted updated NDCs for limiting their carbon emission. And India and China have missed the UN deadline. ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एनहेंस करके हमने जो देने थे NDC, उसको हम सबमिट करने में अभी मिस कर गए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव पे चलते हैं, COP26। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, मतलब लाइक द होली ग्रेल ऑफ दिस एंटायर पीटी। ठीक है, एंड अभी 2021 का जो मेंस था उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था COP26 पे। ठीक है, सो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता। तो COP26 हुआ कहाँ था? ये हुआ था यूके ग्लासगो में। ठीक है, वो यूके जो था वो चेयर कर रहा था इसको। सो बहुत सारे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ले गए। This COP26 was also the 16th session for the Conference of Parties serving as parties to Kyoto Protocol. ठीक है, तो Kyoto Protocol कौन से ईयर में आता? ये था 1997 97 हाँ। और फोर्स में आया था 2005 में। राइट, तो 5 हो गया, तो वहां से 16 जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये 2021 वाले पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो ये चीज करेक्ट है। एंड थर्ड सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग टू द पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, कौन सी कॉप में हुआ था? 21। करेक्ट, एंड फोर्थ में कब आया था? एंड पोस्ट 2021 से होगा ना वो। 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में ओवर होगा ना, जो सेकंड फेज था उसका, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना। आई गेस सर 2020 था, एक बार देख लेंगे। तो ये अगला उसके CMA 3 था। ठीक है, इसके अलावा COP26 होल्ड सिग्निफिकेंस टू फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक। ठीक है, फॉलोइंग द 2019 COP25 समिट इन द मैड्रिड वेयर मेनी इश्यूज वर नॉट एग्रीड। ठीक है, तो पुश टू नेक्स्ट ईयर अंडर रूल 16 ऑफ द UN क्लाइमेट प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत कुछ जो COP25 में था वो इशू कंसेंसस नहीं बन पाया था, जिसके कारण आगे शिफ्ट हो गया था। So the conference ended with all 197 members agreeing to UNFCCC to the Glasgow Climate Pact. ठीक है, तो ये important है, Glasgow Climate Pact क्या है? So the global agreement which will accelerate action on the climate this decade and complete the Paris Rule Book. ठीक है, so ये था Glasgow Climate Pact, जिसमें ये बोला गया था कि हम एक्सेलरेट करेंगे एक्शन और पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज कर डालेंगे। और पैक्ट ये प्रॉमिस एक तरीके से रिजॉल्व कर रहा था कि हम लोग लिमिट कर देंगे ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2030। ठीक है,
as agreed under the 2015 Paris Agreement and cut global greenhouse gas emission by 45% by 2030 and to ओवरऑल जीरो बाय 2050। ठीक है, तो इंडिया का जो टारगेट है उससे भी 20 साल पहले हम लोग अचीव कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के अंदर, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंदर। सो इंटेंडेड गोल्स क्या थे? एक तो हम नेट जीरो पे एक टाइमलाइन फिक्स करें, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे टाइमलाइन फिक्स करें। ठीक है, तो एक तो वो था। दूसरा, प्रोटेक्ट करें हैबिटेट्स को, इकोसिस्टम को। तो जितने भी अपने इकोसिस्टम है उनके लिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें ताकि दे कैन विथस्टैंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, मोबिलाइज फाइनेंस। तो पेरिस क्लाइमेट डील जब साइन हो रहा था तभी बात हुआ था कि $100 बिलियन का एक फंड बनेगा जिसके अंदर एनुअली $100 बिलियन जो है डेवलप कंट्रीज डालेंगे, सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि अडेप्टेशन कर रहे हैं ऑफ दीज ग्रीनर टेक्नोलॉजी उनको हेल्प हो सके। ठीक है, सो उसके लिए फंड था, बट इतना पैसा मोबिलाइज हो नहीं पाया इसके अंदर। तो उसी जो ऑब्जेक्टिव है उसको वापस रीआइट्रेट किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन की। तो पार्टीज एट COP26 will need to collaborate to finalize the Paris rule book, which sets out the rule of Paris Agreement. So this is important, ये पता होना चाहिए था। नेक्स्ट की आउटकम में बात कर रहे थे, तो एम्बिशन क्या था? by the end of COP26, 153 countries had submitted their new climate plans, यानी अपडेटेड NDCs, जो कि इंडिया नहीं कर पाया था, तो ये पता होना चाहिए। एंड उसको बोला गया था कि कंट्री जो है ये प्लेजेस लेकर उसको वापस बाय एंड ऑफ 2022 उसको वापस रिविजिट करें। ठीक है, नेक्स्ट, टारगेटेड एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल। तो COP26 में पहली बार एक्सप्लिसिटली बात की गई थी कि हम फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करें। ठीक है, तो अब तक ऑल्दो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था लेकिन इस पर अब तक कभी बात प्रॉपरली हुई नहीं थी। तो ये पहली बार था कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने के लिए ग्लोबली प्लान की या एक रिजॉल्व की हमने बात करी है। ठीक है, सो वो चीज था। नेक्स्ट, एडेप्टेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन में कंट्रीज यूनिवर्सल जो ये सेकंड वाला था इसमें फॉसिल फ्यूल को फेज आउट नहीं करना था, उनकी जो सब्सिडीज देते हैं उसको फेज आउट करना था। लाइक चाइना ऐसे करता था ना, अफ्रीका में जो ये थर्मल पावर प्लांट होते थे उनको काफी अच्छी फंडिंग देता था, तो अब उसने वो बंद कर दिया है, मतलब ये सब चीजें। हाँ, मतलब वो जो कोल का जो अनअपेटेड यूज था उसको फेज डाउन करे, एंड जो फॉसिल फ्यूल था उनके ऊपर अगर खासकर जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल है उन पे जो सब्सिडी मिल रही है उसको फेज आउट कर दे उसको भी। तो फेज आउट और फेज डाउन दो डिफरेंट वर्ड है। तो कोल के लिए, कोल में भी स्पेसिफिक अनअबेटेड कोल, मतलब अब तक कोई रिस्ट्रिक्शन के बिना कोल का यूज किया जा रहा था, तो अब वो जो रिस्ट्रिक्शन है उनको फेज डाउन कर दीजिए। और दूसरा, इनएफिशिएंट फ्यूल्स के ऊपर, फॉसिल फ्यूल पे जो सब्सिडी दे रहे थे उसको खत्म ही कर दीजिए। ठीक है, ये आइडिया था। फिर एडेप्टेशन फंड की बात करें तो कंट्रीज हैव बीन अर्ज्ड टू एटलीस्ट डबल देयर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन फ्रॉम 2019 लेवल बाय 2025। ठीक है, सो कंट्रीज जो है अपना ये टारगेट एटलीस्ट डबल कर लें। ठीक है, जिससे कि क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज हो सके। तो $352 billion were pledged for the UN's adaptation fund, the highest single mobilization to the fund. So the fund has advantage of being focused exclusively on adaptation projects and also being 100% grant based rather than providing loans to poorer nations. ठीक है, so grants देता है ना कि लोन देता है। तो जैसा अभी कोविड में भी ऐसा हुआ था कि लोगों को जरूरत थी कि उनको ग्रांट मिले लेकिन सरकार की तरफ से उनको लोन मिल गया। ठीक है, तो वो लोन में इशू ये रहता है कि वो रिपेमेंट के चक्कर में वो फिर डेट क्राइसिस में फंस जाता है। तो वो चीज नहीं करनी, ग्रांट इन एड दे दो उनको। ठीक है, वो अपने आप पैसे को फिर यूज कर ले। तो ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट था शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम ऑन ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, strengthen resilience, increase the capacity of people and planet to adapt to the impact of climate change. ठीक है, तो शर्म अल शेख, तो ये प्लेस है कहाँ पे वैसे? इजिप्ट में। इजिप्ट। करेक्ट। तो शर्म अल शेख ऐसा डिक्लेरेशन भी है, तो बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी है, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी है, जहाँ पे वो
बात करते हैं कि हम लोग करप्शन को रिड्यूस करें, तो यहाँ पे ये शर्मल शेख वर्क प्रोग्राम है, ये अडेप्टेशन है टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। सो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अंडर आर्टिकल 6। तो जो आर्टिकल 6 था पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें ये मार्केट नॉन मार्केट मैकेनिज्म की बात करी गई थी एंड वो फाइनलाइज किए गए थे यहाँ पे। तो कार्बन क्रेडिट्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, जो हमें पता है कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कि हमने सर्टेन लिमिट से अगर कम हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है, विच कैन बी ट्रेडेड लाइक जैसे हम म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही वो जो क्रेडिट्स है उनकी भी ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। सो इसमें ये बोला गया था क्योटो प्रोटोकॉल का जो सिंस 2013 जो भी इक्विवेलेंट जो क्रेडिट्स थे, दे विल बी कैरिड ओवर इनटू पेरिस मैकेनिज्म बट मस्ट बी यूज बाय 2030, ठीक है। तो आप उन क्रेडिट्स को कैरी ऑन कर सकते हो लेकिन 2030 तक उन्हें यूज करना है, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। तो एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट था बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्री चाहती थी कि ये रोल ओवर ना हो, जो पेरिस जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो कार्बन क्रेडिट है वो वहीं खत्म होने जाने चाहिए, बट डेवलपिंग कंट्रीज चाहती थी कि उनको रोल ओवर कराया जाए, ठीक है। तो इस सेंस में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 5% ऑफ द प्रोसीड अंडर द ट्रेडिशनल मार्केट मैकेनिज्म मस्ट मैंडेटरली गो टुवर्ड्स फंडिंग एडेप्टेशन, ठीक है। तो इन मार्केट मैकेनिज्म से जो भी पैसा आएगा उसमें से 5% मैंडेटरली इस एडेप्टेशन फंड में जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटिंग फंड्स टुवर्ड्स एडेप्टेशन एंड बायलैटरल ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट बिटवीन कंट्रीज वॉलंटरी। आपस में अगर दो कंट्रीज करना चाहते तो वो कर सकते हैं। एंड अवॉइडेंस ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है, in which more than one country could claim the same emission reduction as counting towards their own climate commitment। तो कई बार क्या होता है, जैसे गूगल का एक गूगल का नहीं, एप्पल का बोलो, एप्पल का कोई कंपनी है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है फोन्स अपने, ठीक है, तो उसकी एक फैसिलिटी है वहां पे, वो बोल देता है कि हम लोग क्या नाम बोलते हैं कि ऑडियो आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। ओके। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आईफोन का कोई लेट्स से फैसिलिटी है इंडिया के अंदर और वो रिड्यूस कर रहा है, मतलब कम कार्बन एमिशन कर रहा है, कम कार्बन फुटप्रिंट है, तो उसके अगेंस्ट वो कुछ क्रेडिट क्लेम कर लेता है कि हमने इतना कार्बन क्रेडिट क्लेम कर लिया है, ठीक है। तो उसको यूएस की गवर्नमेंट भी दिखा रही है कि उनकी वहाँ की एक कंपनी है जिसने ये चीज अचीव किया है, तो वो कार्बन क्रेडिट जो है वो यूएस भी दिखा रहा है और इंडिया भी उसको दिखा रहा है क्योंकि इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर ये चीज हुआ है। तो इस तरह से डबल काउंटिंग हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने की बात करी गई थी, ठीक है। डबल काउंटिंग ना करे, एक पहले से मैकेनिज्म बना ले कि कौन काउंट करेगा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, exclusion of use of credit generated historically between 15 and 21 from the reduced deforestation and forest degradation under UN scheme known as RED Plus। तो RED Plus के बारे में कोई बता सकता है? व्हाट इज RED Plus? क्या ऑब्जेक्टिव था RED Plus के अंदर? तो देखो, दो प्रोग्राम थे, एक तो रेड था REDD और एक रेड प्लस था REDD प्लस, ठीक है। तो दोनों जो थे यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम थे। तो रेड का फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। सो ये जो दोनों मिशन थे, इसमें से जो पहला मिशन था UN रेड, उसका इंडिया पार्ट नहीं था क्योंकि उसके अंदर कोई फंडिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। जो दूसरा वाला है इसमें फंडिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है। तो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को अगर आप वापस रिक्लेम करने की कोशिश करते हो, मतलब डिफॉरेस्टेशन कम करते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको फंडिंग मिलेगी, ठीक है। सो उस सेंस में रेड प्लस जो था इम्पोर्टेंट था और इंडिया रेड प्लस का पार्ट था, तो ये याद रख सकते हो। राइट, सो यही था कार्बन। आर्टिकल 6 पता होना चाहिए क्या है, तो ये कार्बन ट्रेडिंग जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, तो लॉस एंड डैमेजेस की एक बात कर लेते हैं। क्वेश्चन था सर, मतलब इंडिया में कौन सा स्टेट था जिसने फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम स्टार्ट की थी?
नो आइडिया। गुजरात, उससे सोच सकते थे ना, जो IFSC है वहाँ पे, जो अच्छा। गिफ्ट सिटी है, तो वहाँ पे मतलब ये स्टार्ट किया था गुजरात में, सूरत में। राइट, ये याद रख लेना कि जो फर्स्ट कार्बन ट्रेड, ये ट्रेडिंग था इसके अंदर, कार्बन क्रेडिट्स में, तो इंडिया में गुजरात में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लॉस एंड डैमेजेस। तो इसके लिए ये ग्लासगो के अंदर डायलॉग हुआ था, सो एज टू क्रिएट फंडिंग फॉर लॉस एंड डैमेजेस। तो इससे पहले सेंटियागो नेटवर्क इस चीज से रिलेटेड था। तो डेवलप्ड कंट्रीज pledged to support Santiago network, a website set up by UNFCCC with links to organizations such as development banks that could support loss and damages. ठीक है, तो लॉस एंड डैमेजेस कोई और एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता था लॉस एंड डैमेजेस में? ठीक है, तो लॉस एंड डैमेजेस में बेसिकली हम लोग जो हिस्टोरिकल जो कार्बन एमिशन हुआ है या जो एमिशंस हुए हैं बाय डेवलप्ड कंट्री, उनकी वजह से जो अभी जो करंट कंट्रीज है, LDCs हो गई या डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, उनको जो नुकसान हो रहा है उसके लिए पैसा कौन देगा? ठीक है, तो उसके लिए लॉस एंड डैमेजेस वाला जो प्रोविजन था, जैसे अभी बात करें छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लाइक फीजी हो गया, तो अभी ये क्या है, राइजिंग सी लेवल की वजह से डूब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो लैंड एरिया है उन सबका लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए कुछ फंड मिलना चाहिए उन लोगों को। तो इसके लिए लॉस एंड डैमेजेस ये मैकेनिज्म था। तो इससे रिलेटेड एक सेंटियागो नेटवर्क है, और इससे एक और रिलेटेड भी मैकेनिज्म था, तो उस मैकेनिज्म का नाम बता सकता है लॉस एंड डैमेजेस से? ठीक है, तो COP19 एक हुई थी वॉर्सो के अंदर, वहां पे ये टर्म यूज की गई थी, वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। तो याद रखना, सेंटियागो नेटवर्क आ गया, वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म आ गया, तो ये सब UNFCCC का जो लॉस एंड डैमेज वाला जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके थ्रू हम डेवलपिंग जो अभी कंट्रीज सफर कर रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये था लॉस एंड डैमेजेस। नेक्स्ट, रूल्स ऑन ट्रांसपेरेंसी of climate action and support. So all countries agreed to submit information about their emission and financial, technological, and capacity building support using common and standardized set of formats and table. ठीक है, तो जो जो डेटा हम लोग टाइमली रिलीज करेंगे, ट्रांसपेरेंट मैनर में रिलीज करेंगे, ताकि सब लोग एसेस कर सके कि बाकी कंट्रीज ने कैसा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट, कॉमन टाइम फ्रेम। तो कंट्रीज को बोला है कि आप एक कॉमन टाइम फ्रेम अरेंज करो, ऐसा ना हो कि डेवलप्ड अलग करें, डेवलपिंग अलग करें, या रैंडम कंट्रीज रैंडम टाइमिंग यूज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रहा। तो ग्लॉसरी में देख लो लॉस एंड डैमेजेस, अभी हमने देख ही लिया क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मार्केट एंड नॉर्मल मार्केट मैकेनिज्म। तो डैमेज ये वाला क्या? एक यूरोपियन लॉस एंड डैमेज वाला एक स्मॉल आइलैंड नेशन के लिए भी कोई यूरोपियन यूनियन का कोई वो था, किसी को याद है क्या? अभी इंडिया ने भी कुछ SIDS के साथ मिलकर किया था, बट मेरे को वो न्यूज नहीं याद आ रहा। स्मॉल आइलैंड आइरिस क्या था? आइरिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, एक हाँ, यूरोपियन यूनियन का भी है। और SIDS के लिए ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके आई थिंक कुछ आइलैंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ है आइरिस का। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। आइलैंड्स तो इंडिया का जो CDRI था वो भी इसमें इन्वॉल्व था, along with other developing countries, along with other developed countries like Germany, UK, Australia, etc. ठीक है, तो इसमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था, ये बस एक नॉलेज सेंटर की तरह काम कर रहा था कि जितने भी ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है, इनको रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे, ताकि वो अ, ऐसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, ओके।
ये Alright, then आइलैंड्स next में question. इंडिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया है, हाँ है यूके भी है। इस और भी कंट्रीज आई गेस यूएस भी है, ब्राजील भी है, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्रीज भी हैं. ओके, ठीक है. आर्टिकल 6 के अंदर अभी हमने देख लिया मार्केट नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म क्या है. तो वॉलेंट्री कॉपरेशन होना चाहिए टुवर्ड्स क्लाइमेट गोल. ओवरआर्चिंग एम होना चाहिए ऑफ रेजिंग एम्बिशन. एंड टू ऑफ द मैकेनिज्म आर बेस्ड ऑन मार्केट एंड द थर्ड इज नॉन मार्केट अप्रोच. 6.2 है इंटरनेशनल ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स. ठीक है. तो क्रेडिट्स को आप बेसिकली इंटरनेशनली ट्रेड कर सको, तो वो है. तो ये जो क्रेडिट होता है ये मिलता कैसे. इट इंक्लूड्स एमिशन कट मेजर्ड इन टन्स ऑफ CO2 या किलोवाट आवर के अंदर कॉरस्पॉन्डिंगली आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा. तो ये चीज है. 6.4 में द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेड ऑफ एमिशन कट्स. तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म डिजाइन किया गया जहाँ पे आप ये ट्रेड कर सकते हो इन क्रेडिट्स को. एंड लास्टली ऑफर अ फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज एंड वेयर नो ट्रेड इज इन्वॉल्व सच एज डेवलपमेंट एड. ठीक है. तो एक कॉपरेशन का भी प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हो रहा, बस एड दी जा रही है या ग्रांट दी जा रही है. ठीक है. तो ये था इसके अंदर. सो तो जो एक नेक्स्ट बार ऊपर था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ऐसे सेम मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल में था, तो वो क्या नेम था उसका? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM. राइट. और जो ये मार्केट मैकेनिज्म है, इसमें दो थे ना, मार्केट एंड नॉन मार्केट. जो मार्केट मैकेनिज्म है क्या ये वॉलेंट्री है या फिर मतलब मैंडेटरी है? वॉलेंट्री है. राइट. तो ये वॉलेंट्री डायरेक्ट बायलैटरल कोऑपरेशन है बिटवीन द कंट्रीज. राइट. ठीक है. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC. तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है UNFCCC का? तो ये 1992 में हुआ था ना, Summit, जब 92 ये अर्थ समिट हुआ था. तो 3 डॉक्यूमेंट मतलब रिलीज हुए थे, देन UNFCCC एंड UNCBD एंड UNCCD. तो उसमें से एक ये था. राइट. तो 1992 में ट्रीटी के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था. फोर्स में 1994 में आया था. ठीक है. इसके साथ दो और मतलब टोटल 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, CBD, CCD और UNFCCC. तो ये तीनों एक ही साथ निकली थी. इसके अलावा एक GEF भी निकला था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. ठीक है. वो भी इसमें ही निकला था. ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रीन हाउस गैस का जो कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में उसको हम लोग कम करें और फूड प्रोडक्शन जो है वो थ्रेटन ना हो बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट चेंज. एंड लास्टली टू एनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सस्टेनेबल मैनर. तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बॉन जर्मनी के अंदर है. ठीक है. और सेक्रेटरीट जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है फॉर द कंसर्न parties to the conference and next implementation of Kyoto mechanism. Okay. और UNFCCC secretariat is part of United Nations only, तो वो चीज याद रख सकते हैं. and it also maintains registry for NDCs. जितने भी कंट्रीज ने अपना NDC है वो उसकी भी रजिस्ट्री मेंटेन करता है. मेंबरशिप की बात करें तो 197 countries have ratified the convention and are party to the convention, और India is also a party to this convention. तो ये याद रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट की इन एग्रीमेंट्स की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसका अंडर आते हैं. सो कॉप जो है वो एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं सॉवरेन मेंबर्स वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इट मीट्स एटलीस्ट एवरी ईयर unless the parties decide otherwise. ठीक है. और अभी ये जो ग्लासगो वाली है COP26 हमने डिस्कस किया जस्ट. इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग टू द मीटिंग टू द पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल जब एग्जिस्टेंस में आया था 2005 में आया था ना, तो वहां से ये वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स मॉनिटरिंग क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट्स एंड कैसे इम्प्लीमेंटेशन और उसको लेके. ठीक है. While the states that are not parties
पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जो पार्टी नहीं है उनको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जा रहा है इसके अंदर। इसके अलावा ये जो पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, COP21 था, उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो ये याद रख सकते हैं। तो इसको लर्न करने का वे ये भी है कि क्योटो प्रोटोकॉल में पी आता है तो CMP, एंड इसमें CME तो मतलब पेरिस एग्रीमेंट। तो CMP से याद रख लेना, ये रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल से, और CMA जो है वो रिलेटेड है जो पेरिस डील है उससे, ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं COP26 में जो साइन हुए थे और इंडिया ने उन पे क्या स्टैंड लिया था। तो फर्स्ट था ब्रेक थ्रू एजेंडा। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा में आइडिया क्या था कि हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल सोल्यूशन, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल सोल्यूशन बनाएंगे इन एमिटिंग सेक्टर लाइक पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील एक्सेट्रा ग्लोबली बिफोर 2030। तो इस इनिशिएटिव का इंडिया पार्ट है, तो इसलिए आप याद रख सकते हो ब्रेक थ्रू एजेंडा क्या था कि हम जैसी क्लीन टेक्नोलॉजी जो है ये इन सेक्टर्स में लेके आए जो कि ट्रेडिशनली एमिट करते हैं काफी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू इट। इंडिया ऑल्दो इज पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। तो इस प्लेज में ये बोला था कि एक वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट रहेगा, इसमें सिग्नेटरी पार्टी जो है वो 2030 तक 30% एमिशन जो है मीथेन का उसको कम कर लेंगे। नेक्स्ट ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हॉल्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे फॉरेस्ट लॉस को एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030 एंड डिलीवरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोमोटिंग रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिया इसका भी पार्टी नहीं है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट नाम से था फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी ट्रेड स्टेटमेंट। तो ये यूके और इंडोनेशिया का जॉइंट इनिशिएटिव था जिसमें सस्टेनेबल ट्रेड बिटवीन कमोडिटी प्रोड्यूसिंग एंड कमोडिटी कंज्यूमिंग कंट्रीज होगा, इसका भी इंडिया पार्ट नहीं था। नेक्स्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा फॉर ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ग्लोबल एक्शन एजेंडा फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जहां जहां एग्रीकल्चर आती है तो वो इंडिया के लिए थोड़ा सा एक इश्यू बन जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर में इंडिया ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। पहला तो उतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं इंडिया फार्मर एक्सपेरिमेंट कर सके हम लोग उनके साथ कुछ। दूसरा एक स्ट्रांग पॉलिटिकल अपोजिशन भी है, ठीक है, जो कि खेत जो फार्मर रिलेटेड इश्यूज है उसमें ज्यादा कुछ रेडिकल चेंज लाने नहीं देता, ठीक है। सो signatories have agreed to urgent action, investment to protect nature and shift to more sustainable way of farming. So policy action agenda sets out pathway actions that countries can take to repurpose public policies, support to food and agriculture to deliver their outcomes and enable a rural transition, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल एक्शन एजेंडा। तो इसमें सपोर्टर कौन कौन है? वर्ल्ड बैंक, WWF, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो पॉलिसी एक्शन एजेंडा में हम लोग एक्शंस पे डिस्कस करें जो कंट्रीज ले सकते हैं जिसके थ्रू फूड और एग्रीकल्चर के थ्रू एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एक जस्ट ट्रांजिशन ला सके, ठीक है, एक सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर कर सके। तो अगेन इंडिया इसका भी पार्टी नहीं है। नेक्स्ट declaration on accelerating the transition to 100% zero emission cars and vans, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम जीरो एमिशन कार्स पे स्विच ओवर कर देंगे। तो इंडिया इसका पार्ट है एंड इट्स अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टीज। 2040 तक जितने भी कार्स और वैन्स है उसको जीरो एमिशन वाला बना दें, ठीक है, एंड नो लेटर बाय 2030 इन द लीडिंग मार्केट। तो इंडिया एक लीडिंग मार्केट है ऑटोमोबाइल के लिए। कोशिश यहाँ पे यही करें कि 2035 तक हम लोग रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस। तो ये डेनमार्क और कोस्टारिका की जो गवर्नमेंट थी इनका ये इनिशिएटिव है, ठीक है। सो इट इज एन अलायंस, इंटरनेशनल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर वर्किंग टू फैसिलिटेट मैनेज फेज आउट ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा भी था फेज आउट और फेज डाउन की बात करी गई थी, ठीक है। फेज आउट की बात की गई थी सब्सिडीज को लेके, तो वो चीज था। बट यहाँ पे ये बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस है, यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली बात ही करें फेज आउट करने की ऑयल और गैस प्रोडक्शन को। तो इंडिया इसका भी पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट हार्म हो जाएंगे, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं टाइड बैन
डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, ठीक है। ये 22 कंट्रीज का कोलेशन है जो एम करता है जीरो एमिशन ऑफ शिपिंग ट्रेड रूट्स। तो जो शिपिंग होता है उसके अंदर बहुत इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली फ्यूल इस्तेमाल होता है, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में हेल्प करता है वो चीज़, ठीक है। तो उसको स्टॉप करने के लिए जीरो एमिशन शिपिंग ट्रेड बनाए, जहाँ पे हम जो शिप लेके जाएंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल यूज करेगा, ठीक है। सो द क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स लॉन्च एट COP26 agreed to support the establishment of 6 green corridor by 2025, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है। और इस शिपिंग सेक्टर में ये चीज ध्यान रखने के प्रॉब्लम्स क्या होती है पोल्यूशन के परस्पेक्टिव से, ऑयल स्पिल्स होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, और बेलास्ट वाटर डिस्चार्ज। तो ये बेलास्ट वाटर डिस्चार्जेस के लिए एक प्रोटोकॉल भी है, किसी को बताएंगे? वाटर मैनेजमेंट, मार्पोल। नहीं, मार्पोल नहीं है। बलास्ट ही है, बलास्ट नाम करके ही है 2004 का। करेक्ट, बेलास्ट नाम से ही वो वाटर कन्वेंशन है। तो उसमें ब्लास्ट क्या होता है, जो शिप्स होते हैं ना, तो मोस्टली वो अगर आप देखोगे तो वी शेप का होता है, ठीक है, ऐसा शेप का होता है। और इसका मतलब ये तो फ्रंट व्यू हो गया, इसका साइड व्यू देखोगे तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे में ना उसको बैलेंस करने के लिए पानी भर देते हैं, समुद्र का ही पानी भरते हैं। तो ये शिप एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो वो ये ब्लास्ट का पानी बाहर निकालता है ये, ठीक है। एंड जब ये पानी बाहर निकालता है तो इसमें से इन्वेजिव स्पीसीज आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पानी हो सकता है साउथ अमेरिका में भरा हो और अभी ये पानी जो है इंडिया में आके छोड़ रहा। तो उस सेंस में इन्वेजिव स्पीशीज आ सकते हैं, जैसे चारों म्यूजल एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो वो चीज है, तो ये याद रखना, ये सब चीजों को ध्यान में रखेगा। अब नेक्स्ट इंडिया का पंचामृत है, तो कोई इसको रीड कर दो, क्या क्या है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फटाफट से। तो Panchamrit, Prime Minister laid out India's climate change action Panchamrit in COP 26 UNFCCC COP26. तो इसमें अचीव फर्स्ट इज अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय ईयर 2070, फिर इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स बाय 2030। पहले था 450, अब बन गया है 500। फिर मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। पहले 45 था, अब 50 बन गया है। फिर reduce the total projected carbon emissions by 1 billion ton from now till 2030. फिर reduce the carbon intensity of its economy by less than 45% by 2030. तो ये टारगेट है। राइट, तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पंचामृत वाला पार्ट, तो एक बार थरोली फोकस कर लेना इन पॉइंटर्स के ऊपर, ठीक है। तो बाकी आई थिंक कल करते हैं, आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। सो पेज नंबर आई गेस ये 13 है, तो कल यही से रिज्यूम करेंगे। आज के लिए यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ ऐड करना अभी तक जो पड़ा उसमें?